हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। दिल्ली में आयोजित एक अहम बैठक में सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वो बीजेपी और संघ की विचारधारा से पुरजोर लड़ाई करें और उनके झूठ का पर्दाफाश करें। सोनिया गांधी का बयान आने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में वार पलटवार शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्थन में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस को ही झूठ की फैक्ट्री बता दिया है। दिल्ली से रायपुर तक वार पलटवार पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। 2022 में यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस में मंथन शुरू हो गया है। दिल्ली में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में जीत की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों की मीटिंग में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस के द्वेषपूर्ण अभियान के खिलाफ सभी को मिलकर लड़ना होगा, साथ ही उनके झूठ का भी पर्दाफाश करना होगा। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने की भी बात कही। दिल्ली से सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा तो हजारों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की सियासत में वार पलटवार शुरू हो गया। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने सोनिया गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस द्वेष और झूठ फैलाते हैं। बीजेपी नेताओं ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और धार्मिक मामलों को लेकर माहौल बिगाड़ने का कई बार प्रयास किया है। देखिए, झूठ का पर्दाफाश तो करना तो पड़ेगा और बहुत से सिद्धांतों के बारे में भी आपको जानकारी है कि 100 झूठ को यदि आप लगातार एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मानते हैं। तो ऐसी स्थिति तो राज्य में भी है और कुछ स्थानों में आपने देखा पहले धर्मांतरण को लेकर फिर सांप्रदायिकता को लेकर प्रयास तो हुआ है, तो राज्य सरकार अपने ढंग से इसमें कार्रवाई भी कर रही है। सोनिया गांधी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मोर्चा संभालते हुए पलटवार किया कि कांग्रेस तो खुद झूठ की फैक्ट्री है, उन्हें पता है कैसे झूठ बोलना है। सोनिया और प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ आकर देखना चाहिए यहाँ के किसानों से कैसे वादा खिलाफी हो रही है। क्या करेंगे? लुटिया डूबते जा रही है, अपने पार्टी को बचाने में सफल नहीं है और बीजेपी और आरएसएस की बात तो छोड़ दे। वो उत्तर प्रदेश में आप जो घोषणा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आकर के यहाँ के किसानों से बातचीत करें तो केवल हवा हवाई वहाँ बोलने के बजाय एक बार छत्तीसगढ़ आकर के हकीकत को धरातल में समझना चाहिए, तो यहाँ के कांग्रेस के झूठ और फरेब की राजनीति आपको पता लग जाएगी। बहरहाल सोनिया गांधी का बयान सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में जुबानी जंग तेज हो गई है, मगर आरोप प्रत्यारोप की इस अंतहीन लड़ाई में बड़ा सवाल है कि आखिर कौन द्वेषपूर्ण राजनीति कर रहा है और कौन झूठ की फैक्ट्री चला रहा है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। क्या वाकई में आरएसएस कांग्रेस के लिए कोई बड़ी चुनौती है या कांग्रेस अपने बचाव में आरएसएस का नाम लेती है? यदि ऐसा होता तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर लगातार प्रयास के बावजूद भी अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो कांग्रेस फिर आरएसएस को क्यों निशाना करना चाहती है? इसके पीछे क्या वजह है? इस पे सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी हैं, जो मस्तूरी से विधायक हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तिवारी जी आपसे ही कर लिया जाए। आपकी पार्टी में पहले राहुल गांधी लगातार आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, दिग्विजय सिंह मोर्चा खोले हुए थे। पिछले दिनों देखने में आया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। अब सोनिया गांधी जी भी उस रास्ते पर हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आरएसएस और बीजेपी का जो झूठ है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। कौन सा झूठ है, कौन सा द्वेष फैलाते हैं और वो आपके लिए क्यों चुनौती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मुखौटा है, एक ऐसा वृक्ष है जिसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पॉलिटिकल ब्रांच है। उनका पूरा नियंत्रण तो नागपुर से होता है, ये सर्वविदित बात है।
और आरएसएस का प्रत्येक आदेश उनके लिए वेद वाक्य है। जो आरएसएस प्रमुख ने कहा वो भारतीय जनता पार्टी उसको पत्थर की लकीर मान करके उस पर अमल करती है। तो इसलिए सोनिया जी ने और पूरे देश के लिए अब बहुत ज्यादा चिंतन की आवश्यकता हो गई है कि जितना ज्यादा विद्वेष का वातावरण अब परेशानी यह है डॉक्टर मिश्र कि मैं राष्ट्रीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय परिवेश की बात करने लगूं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की भद्द उड़ रही है और ये देश जो समरसता का प्रतीक माना जाता था, सद्भावना का प्रतीक माना जाता था, जो बुद्ध और गांधी के नाम से दुनिया में जिसकी पहचान थी, वहां पर जिस तरह से घृणा के बीज बोए जा रहे हैं वो हम सबके लिए चिंता की बात है और आने वाली पीढ़ी के लिए तो बहुत विचारणीय प्रश्न है ये। सोनिया जी ने जो कहा है, मैं राष्ट्रीय परिवेश से लेकर के हमारे यहां के संदर्भ तक में ये बात कहना चाहूंगा कि झूठ बोलने में उनका जवाब नहीं है। अच्छा, झूठ की एक खासियत भी होती है। मैं थोड़ा पढ़ने लिखने का आदी हूं। मैंने फ्रायड से लेकर के क्लांट तक को पढ़ा है, जो मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हैं, कि झूठ में आकर्षण करने की क्षमता होती है, बुराई में यह खासियत होती है कि वो लोगों को आकर्षित करती है। इसलिए युवा पीढ़ी जिस तरह से बर्बाद हो रही है उसके पीछे यही कारण है। तो आप रचनात्मक बात करें तो उसमें लोगों का ध्यान कम जाएगा, मगर आप घृणा की बात करें, विद्वेष फैलाने की बात करें, लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करने का काम करें तो उसमें ज्यादा सफलता मिलती है। और तो मैं अभी ताजा उदाहरण डॉक्टर मिश्र आदरणीय राजनाथ सिंह जी का देना चाहूंगा, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये कहा, आदरणीय हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, उस नाते हम सम्मान करते हैं उनका, मगर अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये कह दिया कि महात्मा गांधी की सलाह पर सावरकर ने माफीनामा प्रस्तुत किया था अंग्रेज सरकार के सामने। अब इससे ज्यादा झूठ बात कुछ नहीं हो सकती। तिवारी जी, महात्मा गांधी तो दिसंबर 1914 में आए हैं, दिसंबर 15 से उन्होंने चालू, उसके पहले 3 बार सावरकर माफी मांग चुके थे। जी डॉक्टर मिश्र जी। डॉक्टर राजनाथ सिंह जी ने ये जो कहा सावरकर के बारे में, लेकिन उन्होंने इंदिरा जी के बारे में जो बहुत अच्छा कहा वो आप उसका उल्लेख नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, जो आरएसएस के लोगों ने मिलके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कहा था कि आपकी ये जो गोधन न्याय योजना ये बहुत अच्छी योजना है, नरवा गरवा गुरवाबाड़ी के बारे में उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छी योजना है, तब आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने इसकी तारीफ की। आपको उनकी तारीफ की क्यों जरूरत है जब वो एक ऐसा नफरत फैलाने वाला संगठन है? नहीं, हमको आरएसएस की तारीफ की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, मगर हम तो ये उदाहरण के रूप में बताना चाह रहे थे डॉक्टर मिश्र कि एक तरफ इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर, जो आजकल इनकी कार्य समिति के सदस्य भी हो गए हैं, वो गोबर की किस तरह से आलोचना करते हुए उसको राजकीय चिन्ह बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाकर के मुख्यमंत्री जी का गोधन न्याय योजना का स्वागत करते हैं। ये हम जो इनका दोहरा चरित्र है, हम उसको प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी तो यहां झूठ का पुलंदा लेकर के, मैं आपको सिलसिलेवार बताना चालू करूं कि इन्होंने अभी मैं आदरणीय कौशिक जी का वक्तव्य सुन रहा था। कौशिक जी सम्माननीय है, भले आदमी, मैं उनका सम्मान भी करता हूं, मगर वो अपनी पार्टी की जो नीति है झूठ बोलने की, उससे बंधे हुए हैं। इसलिए उनके जैसा आदमी भी जब ये झूठ बोलता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को आकर के यहां देखना चाहिए कि किसानों के साथ में क्या हो रहा है, तो किसानों के साथ में यह हो रहा है कि हमने पिछले साल 52 लाख टन धान खरीदा, इस बार 1,05,000 टन धान खरीद रहे हैं, जबकि इनके कार्यकाल में 56 लाख टन से ज्यादा का धान नहीं खरीदा गया था। 3 साल में हमने धान खरीदी का रकबा लक्ष्य बढ़ा करके दुगना किया है। इनके समय में तो कर्ज माफी की बात तक नहीं हुई थी। तिवारी जी, सोनिया जी की बात को एक बार मैं मान भी लूं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो सही साबित हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी ने जिस तरह से बहुमत हासिल किया, तो यहाँ पर इतनी मजबूत बीजेपी थी जिसके 3 बार से शासन था, आरएसएस का यहाँ पर इतना मजबूत संगठन था, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को उतने वोट भी नहीं मिले जितने उनके प्राइमरी मेंबर्स हैं। तो आपकी पार्टी ने जब इतनी बड़ी जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उसको आपने इस तरह से मात दी, तो आपकी पार्टी के नेता फिर आरएसएस को लेकर चिंतित क्यों हैं?
नहीं, हमको अब बहुत ज्यादा चिंता की बात हो रही। पहली बात जो आपने ये कहा ना कि उनको उतने भी वोट नहीं मिले जितने उनके सदस्य थे, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी सदस्य संख्या के बारे में झूठ बोला था, जो इनकी प्रवृत्ति का एक हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए चिंता की बात यह हो रही है डॉक्टर मिश्र की अभी हाल में जो 2-1 घटनाएं हुई, वैसी छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की पवित्र मिट्टी में कभी नहीं हुआ कि धर्मांतरण के मामले को लेकर के जिस तरह से इन्होंने मुद्दा खड़ा करने की कोशिश किया है। डॉक्टर बांधी हैं, मैं समझदार आदमी, इनका सम्मान करता हूं और साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि 2-4 प्रकरण बताएं जिसमें बलात् धर्मांतरण हुआ है। अभी कवर्धा में जिस तरह की घटना हुई वो तो अत्यंत निंदनीय है। मेरे अपने राजनीतिक जीवन में और उसके पहले से इतना जीवन गुजर गया है, मैंने कभी भी यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ते नहीं देखा। हम लोग सद्भावना के वातावरण में रहने के आदी हैं। ये हम लोगों के लिए बेहद चिंता की बात है और यह विचारणीय बात है। हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने को तैयार हैं, विकास के मुद्दे पर चर्चा करें हमसे बैठ करके। हमसे कहीं गलती भी हो सकती है, उसमें कोई शक नहीं है। आदमी से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? अगर हम अपने राजधर्म का पालन करते हुए कहीं हमसे चूक हो जाती है तो विपक्ष के नाते आप हमारा ध्यान आकृष्ट कीजिए। अगर वो छत्तीसगढ़ के हित में है, किसानों के हित में है, आदिवासियों के हित में है, तो हम जरूर उसको सुधारेंगे और उस दिशा में काम करेंगे। मगर आप राजनीति छोड़ करके वैमनस्यता को बढ़ावा देना चाहते हैं, सांप्रदायिक उद्वेग बढ़ाना चाहते हैं और इस तरह से यहां की जो समरसता और यहां की जो पवित्र मिट्टी की खुशबू है उसमें बदबू डालना चाहते हैं। यह हमारे लिए चिंता की बात है। और आने वाले समय में मुझको ये दिख रहा है कि ये इनके पास और कोई मुद्दा बचा नहीं है सिवाय इसके कि लोगों की भावनाओं को भड़काओ और लोगों को उद्वेलित करो। और जो जिस तरह से दूसरे प्रांतों में उनको इसी मुद्दे को लेकर के सफलता मिली है, वैसा ही वो यहां करें छत्तीसगढ़ में। मगर छत्तीसगढ़ के लोग बेहद समझदार हैं। उनके सामने दूसरी समस्या है, रोजी की, रोटी की, बेरोजगारी की, कि कैसे हम अपने नौनिहालों का भविष्य सुधारें। चलिए तिवारी जी, मैं कृष्णमूर्ति बांधी जी के पास जाना चाहूंगा। बांधी जी, आपकी पार्टी के नेता वैसे धर्मलाल कौशिक जी ने कहा है कि कांग्रेस खुद झूठ की फैक्ट्री है। ऐसा क्यों हो रहा है लगातार कि कांग्रेस के नेता बीजेपी के साथ साथ अब आरएसएस को भी टारगेट कर रहे हैं? पहले भी किया जाता था लेकिन अभी कुछ ज्यादा मुखर होकर कर रहे हैं। सिरीस भाई मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। बिल्कुल मौका मिलेगा सर। कांग्रेस जो है, आज माननीय सोनिया गांधी जी हैं जिन्होंने अपने प्रशिक्षण का उद्देश्य है इनका कि अपनी विचारधाराओं को बढ़ाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को टारगेट बना करके उन्हें किस तरीके से उसके निंदा करें, हम किस तरीके से उनकी मखौल उड़ाएं और किस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें और झूठ क्या बोलते हैं तो इनके झूठ के तो खुद पर्दाफाश हो जाए। हम उसमें ये रहे कि इसके प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अगर ये प्रशिक्षण देते राष्ट्रवाद पर तो बहुत अच्छा होता, ये प्रशिक्षण देते गांधीवादी के विचारधाराओं पर तो बहुत अच्छा लगता, परंतु इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और संघ को बिना समझे ये टारगेट कर रहे हैं अपने इतने महत्वपूर्ण संगठन में। इसीलिए तो हम कहते हैं ये टूल किट है एक प्रकार का। हमने बहुत पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को कलंक और अपमानित करने के लिए एक टूल किट का निर्माण किया जा रहा है। आज उससे, इन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि एक टूल किट बनाया जा रहा है जो किस तरीके से हमको उस देश से, राष्ट्र से लेकर के गांव तक के बदनाम करने का प्रयास किया है। अगर आज हम इनकी कोई कांग्रेस के पर्दाफाश करते हैं कि पर्दाफाश भ्रष्टाचार में थे और कुछ इनके नेता जेल में हैं और कुछ नेता इनके बेल में थे, तो क्या यह गलत था हमारा विपक्ष के होने के नाते बोलना? क्या इनके गलत है कि कैप्टन अमरिंदर नाथ ने इनके नेताओं को ये कहते हैं कि इनकी निर्णय क्षमता कम है और अपरिपक्व को कहता है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी कहती है? आज क्या इनको ये कहते हैं G20 के जो नेता हैं इनके, जो तरह तरह के बयानबाजी करते हैं, क्या उसको भारतीय जनता पार्टी कहता है? तिवारी जी एक वरिष्ठ नेता है, हम भी उनका सम्मान करते हैं, क्या इसको कहते हैं? अगर उनके निर्णयों को, उनके सवालों को अगर हम कहते हैं
तो एक प्रश्न खड़े कर देते हैं। आज सोनिया गांधी जी जिस तरीके से जो बातचीत कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का क्या मायने हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को संघ करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है? इसलिए कि भारतीय जनता पीछे राजनीतिक उद्देश्य है इनके, और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जो नफरत करने वाले जो लोग हैं, जो संघ से नफरत करने वाले हो, एकजुट हों और एकजुट होकर के हम किस तरीके से उसके राजनीतिक उपयोग करें और चुनाव में उपयोग करें, यह उनकी मंशा है। यही तो टूल किट है इनके जो इस तरीके से ये उपयोग करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार पर हम बातचीत करते हैं तो हम इनके उजागर करते हैं, इनके बड़े बड़े नेता इसमें जेल में गए हैं। गांधी जी जेल में तो सभी पार्टियों के नेता गए हैं। आपका बाजू में मध्य प्रदेश की सरकार है, वहां के 2-2, 3-3 मंत्री जेल जा चुके हैं। अनूप मिश्रा जेल जा चुके हैं, राघव जी जेल जा चुके हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा जी अब दुनिया में नहीं है वो भी जेल जा चुके हैं, शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। और बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में भी आपको मालूम है, जो पहले रह चुके हैं, क्या स्थिति हुई थी, किस तरह का पैसा लेते हुए उनकी स्थिति थी, और आपकी पार्टी के भी कई केंद्रीय मंत्रियों की क्या स्थिति है। और अभी आपके जो पूर्व राज्यपाल है सतपाल मलिक जी ने क्या बोला अभी, सतपाल मलिक जी ने क्या बोला अभी, आपने सुना होगा पूरे मीडिया में वो किस तरह से बोल रहे हैं। तिवारी जी की बात कर रहा सर, दुरेश भाई अब अभी मुझे बोलने दीजिएगा, देखो मुझे भी बोलने दीजिएगा, है ना। आप तो तिवारी जी को, मुझे तो भी थोड़ा सा बोलने का मौका दे दीजिए। तिवारी जी कह रहे थे कि धर्मांतरण को लेकर के एक भी उदाहरण दे दें। शिरीष भाई यही बात है ना, तो मैं धर्मांतरण पर उदाहरण देता हूं। मेरे ही मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में मेरे ही अनुसूचित जाति के लोग हैं, मेरे भाई बंधु लोग हैं, आज उसकी जीवन शैली बदल गया है। शिरीष भाई, महिलाएं चूड़ी पहनना छोड़ दी। तिवारी जी ने एक बात कही है कि बलात् धर्मांतरण की बात कही है तिवारी जी ने। उन्होंने कहा है कि फोर्सफुली यदि कोई धर्मांतरण कराया गया उसके बारे में बताइए। उदाहरण बता रहा हूं मैं, उसी का उदाहरण बता रहा हूं सुरेश भाई, उसी का उदाहरण बता रहा हूं। उसकी जीवन शैली को बदली गई है, और जहां संविधान में धर्म की स्वतंत्रता सभी है, मानव अधिकार सभी को है, लेकिन मस्तूरी क्षेत्र के उदाहरण बता रहा हूं। एक भी उदाहरण की बात की है तो वही उदाहरण बता रहा हूं सुरेश भाई, आप उसको सुन लीजिएगा। और इस शैली में एक भी आदमी हमारे किसी अल्पसंख्यक के नहीं है, लेकिन वहां पर चर्च खुलना, वहां पर चर्च का संचालन एक भी नहीं है। ये किन अर्थों पर होगा, किस तरीके से बातचीत होगा? क्या हम इसको नहीं माने कि हमारी जीवन शैली पर कहीं किसी ने हस्तक्षेप किया जा रहा है, प्रलोभन दे करके, किसी का हमारी मजबूरी का फायदा उठा करके? ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं हो सकता ये। और हमारे कहते हैं कि आज आरएसएस वाले गए, गांधी जी भी आरएसएस को गए। तिवारी जी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो समरसता है, देश के सौहार्द हैं, कि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है कहीं न कहीं समरसता को ठेस पहुंचाने का ही निर्णय करती है। हमारे तरफ से एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बिलासपुर की घटना हुई है, संघ और हमारे युवा कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला, उसको प्रशासन ने रोक दिया। संघ के लोगों ने भी वर्षों से लगातार पथ संचलन का काम किया जा रहा है। सरकार ने निर्देश दिया और पथ संचलन के कार्य को भी हमने किया। एक ईद उल फितर में भी समाज के लोग वर्षों से मना रहे हैं, उन लोग भी अच्छे से मना रहे थे, पर सरकार ने, कोर्ट ने भी किया, लेकिन सरकार ने उनको संरक्षण दिया। तो यह संरक्षण सरकार के देखता तो जनता के भान में भाव कैसे पैदा होगा? अरे यार, एक तरफ लिया जा नहीं रहा, एक तरफ दिया जा रहा, तो सरकार ही, कांग्रेस की सरकार हमेशा मतभेदों को जन्म देती है, हमेशा ऐसी विचार। आपके सवालों पर मैं जवाब लूंगा राजन तिवारी जी से। ब्रेक पर जाने से पहले गांधी जी का कहना था कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाती है, और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि धर्मांतरण हो रहा है, बलात् हो रहा है, लोगों की जीवन शैली बदली जा रही है। तिवारी जी, आपका क्या कहना है? थोड़ा समय सीमा का ध्यान रखेंगे। ये दरअसल एकेडमिक विषय है। डॉक्टर मिश्र अब डॉक्टर गांधी को बहुत सुना, अब आप थोड़ा देर मेरे को समय दीजिए। डॉक्टर गांधी जी की शिकायत रहती है कि आपको ज्यादा समय देता हूं। डॉक्टर गांधी ने कही, इन्होंने राष्ट्रवाद की बात, हाँ मैं जल्दी सही है, बोलने की कोशिश ये सही बोल रहे शिरीष भाई। इन्होंने राष्ट्रवाद की बात कही, इन्होंने कांग्रेस नेताओं के जेल जाने की बात कही। अब मुझको वो शेर याद आता है, वो राह सुझाते हैं हमें हजरते रहबर,
जिस पाह पे उन्हें चलते नहीं देखा, ये हमसे राष्ट्रवाद की बात करेंगे। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों की दलाली का काम करते थे और जेल जाने का काम तो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, अकेले नेता जो 10 साल तक जेल में रहे। और आजादी के बाद भी इंदिरा जी ने, राजीव जी ने अपने प्राणों का बलिदान देश की एकता और अखंडता के लिए किया। सोनिया जी के पास तो 2004 में प्रधानमंत्री का पद आया था, जिसको ठुकरा दिया उन्होंने और कहा कि ये ईमानदार आदमी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो विद्वान हैं, इनके नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी। तो हमको कम से कम राष्ट्रवाद, देशभक्ति इसकी शिक्षा न दे कृपा करके। अभी डॉक्टर गांधी तो अनुसूचित जाति के हैं, जिसके लिए हम लोगों के मन में डॉक्टर गांधी प्रेम और सद्भावना है, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में ही तो आरक्षण हुआ था। सुरेश भाई, अगर कांग्रेस इतनी ही रचनात्मक विचारधारा की है, यदि कांग्रेस इतनी ही आकर्षक है, तो आज पूरे देश में कांग्रेस सिमट करके रह गई है। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस तो अपनी कैंडिडेट खड़ा नहीं। अरे गांधी जी, आप छत्तीसगढ़ की चिंता करिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आपको भी मालूम है। करने के लिए आप वेस्ट बंगाल क्यों जाते हैं और दूसरी जगह क्यों जाते हैं? आप छत्तीसगढ़ में अपनी स्थिति देखिए। सुरेश भाई, पूरे देश में इनकी विचारधारा खत्म हो गई है, इनकी जितनी आइडियोलॉजी खत्म हो गई है, पूरे देश के विश्वास इनके प्रति खत्म हो गया है और इसी के कारण ये पूरे देश में सिमट करके रह गए। और यहाँ तो समझौता के लिए तरसते हैं ये कि किसी भैया हमसे समझौता कर लिया जाए, ऐसा इनके रचनात्मक है। इसी कारण विचारधारा के कारण समाप्त हो गई कांग्रेस, नहीं तो किसी एक जमाने था पूरा देश में कांग्रेस राज करता था। जिस तरह से ये झूठ तो खत्म हो गया है, लोगों की भावनाओं अब तो केवल बात रह गई है, बात है, बातों का क्या काम कर रहे हैं, कर्म नहीं है। 1 साल हो गए कर्म नहीं है। और पिछले से हमने कहा कि किसानों के धान खरीदी हम 1 नवंबर से करते थे, आप 1 दिसंबर से क्यों करते हैं? धान खरीदी की बात नहीं हो रही डॉक्टर गांधी जी। अभी जो बात हो रही, जो सोनिया गांधी ने आरएसएस को लेकर कहा, उस पर बात हो रही है। और आपका जो कहना है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद यहाँ पर वैमनस्य फैलता है और वहां पे झगड़े होते हैं, उस बारे में तिवारी जी को आपने सुना नहीं शायद। हाँ, ये अरे हमने तो बिलासपुर का उदाहरण भी गिलाया अभी का। ये खुद जहां पे कांग्रेस की सरकार आती है, ऐसी ही वातावरण बनाती है वो, ताकि एक ग्रुप हो और उसकी राजनीतिक तौर पे हम इस्तेमाल करें करके। ये खुद बनाना नहीं चाहते सौहार्द, जबकि वर्षों से भाईचारा, बंधुत्व सबके आपको मालूम है बना हुआ है, लेकिन इसकी नीतियां हैं, पहले डिबेट में कवर्धा के मामले को लेकर के जब हम लोग बैठे थे तो इनकी पार्टी के जो प्रवक्ता वातावरण नहीं बनाते। कवर्धा की बात है, अरे एक पक्ष को 6 आदमी को करते हो, एक आदमी को करते हो, आदमी दूसरे पक्ष का सूत्रधार है, जिसके कारण चलान नहीं करते, उसको गिरफ्तार नहीं करते। ये बात आरएसएस की हो या भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की, मूल मुद्दा ये है कि शांति बनी रहनी चाहिए, सौहार्द बना रहना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो शांति और सौहार्द कैसे बना रहे। और बाकी जो विचारधारा की लड़ाई है वो तो राजनीति में चलती रहेगी और ये शायद अनंत प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। शुरू से चल रही, जब से आरएसएस का गठन हुआ है, जब जनसंघ था, जब कांग्रेस मूल कांग्रेस थी, उसके बाद जब इंदिरा कांग्रेस बनी, लगातार ये इस तरह का क्रम चलता रहा और चलता रहेगा राजनीति में, क्योंकि नेताओं का जो उद्देश्य है वो चुनाव जीतना। चुनाव के लिए इस तरह की विचारधारा की लड़ाई जरूरी है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।